क्या नाम है आपका? और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेपाल में वर्तमान में चुनाव हो रहा है, क्या कहना है? जी, मेरा नाम रामेश्वर भट्ट और मैं पत्रकारिता पेशा से जुड़ा हुआ हूँ। और आपने यहाँ के जो राजनीतिक संदर्भ के विषय में काम किया सवाल, और अभी आने वाले फागुन 21 गते विक्रम संवत के हिसाब से चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में अभी समानुपाती के तरफ 143 पार्टियां कुल दर्ता हुए थे, जिसमें से 53 पार्टियां अपना समानुपातिक में नाम दर्ज कराए हुए हैं। अपना उम्मीदवार का वहाँ पे लिस्ट पेश किए हुए, बंद सूची पेश हुआ है। और यूँ कहें तो अभी 53 पार्टी चुनावी मैदान में है। और यहाँ के जो संविधान के हिसाब से 3% मत पार करने के बाद ही राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। इस हिसाब से हमें लगता है कि 7-8 पार्टियां ही राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। और जिस पार्टी का 3% पार नहीं होता है तो उसका समानुपाती का गणना नहीं होता है, समानुपाती को शून्य माना जाता है। इस संदर्भ में आप जो सवाल कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रहा है। और विशेष करके यहाँ के जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बाहरी देश का विशेष दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ का चुनाव का जो परिणाम आएगा इससे बाहर के अन्य देशों में भी उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। इस हिसाब से भी बाहरी देश वाले काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। और इस संदर्भ में दो धार में यहाँ का राजनीति बटा हुआ है। पूरे देश को यूँ कह सकते हैं कि 2 धार में बढ़ चुका है। एक गणतंत्रवादी धार है तो एक राजतंत्रवादी धार है। और यहाँ गणतंत्रवादी धार में बहुत सी पार्टियां हैं। यूँ कहें कि एक पार्टी छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां गणतंत्र के धार में हैं। और एक ही पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ऐसा पार्टी है जो राजतंत्र के धार में है और संवैधानिक राजतंत्र सहित का हिंदू राष्ट्र स्थापना करना चाहता है। सर, झापा में जो है केपी ओली और बालन शाह जी हैं, उस पर उनके पर क्या कहना है आपका? देखिए, आपने जो सवाल उठाया और कहते हैं कि जिसका ज़्यादा विज्ञापन होता है तो लोगों का ध्यान वहीं पर पहुंचता है। बार बार एक ही चीज़ का विज्ञापन कीजिए तो सबका ध्यान वहीं पर टिकेगा, वो नाम सबको याद रहता है। हालांकि वहाँ पे जो सामाजिक संजाल के हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक संजाल में जो चर्चा हो रहे हैं अभी विशेष करके, क्योंकि हाई प्रोफाइल में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो नेकपा एमाले से हैं, जो अभी हाल ही में जनता आंदोलन से आपदस्त हुए थे, केपी शर्मा ओली। तो उनका क्षेत्र पड़ता है झापा क्षेत्र नंबर 5, जहाँ पे वो लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं। एक बार के अलावा एक बार सिर्फ वो चुनाव हारे थे जब से चुनाव हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए तो काठमांडू महानगर पालिका के नगर प्रमुख रह चुके बालन शाह हैं, जो काठमांडू में उन्होंने कुछ क्रांतिकारी काम किया। इस हिसाब से उनका चर्चा काफ़ी ज़्यादा रहा और आज मैदान में उतरे हुए हैं संसदीय चुनाव में। और भावी प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम भी घोषित किया गया है। इस वजह से भी 2 ही लोगों का नाम चर्चा में आ रहा है। लेकिन वहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक रूप में देखा जाए तो ऐसा परिस्थिति भी हो सकता है कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भावी प्रधानमंत्री के लिए घोषित बालन शाह दोनों वहाँ पे हार करके वहाँ तीसरा हस्ती जो अभी लक्ष्मी प्रसाद संगरौला वहाँ से खड़े हैं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के तरफ से, तो उनका भी पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी रहा है। और अगर जो दोनों हार करके अगर वहाँ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी विजयी होता है तो इसको अचरज का विषय नहीं माना जा सकता, इसको असंभव नहीं माना जा सकता, इसको स्वाभाविक रूप से लिया जा सकता। सर, ये जेएनजी जो आंदोलन हुआ था उसमें ये जनता द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिकियों का हाथ था, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो सवाल उठाया मैंने इसको शुरू में ही आपको स्पष्ट किया था कि यहाँ की जो राजनीति है भू राजनीति के हिसाब से बहुत से देश इसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट है और नेपाल के अपने अपने रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। और इस हिसाब से जो अमेरिका ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जो सवाल में ऐसा दिखता है, तो यहाँ निश्चित रूप से अमेरिका इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि चाइना भी उभर के आगे बढ़ रहा है, इधर भारत भी उभर के आगे बढ़ रहा है। और तिब्बत का जो मसला है चीन से जुड़ा हुआ, तो हमेशा तिब्बत को अलग राष्ट्र के रूप में अभी भी अमेरिका देखता है
और जबकि चीन अपना उसको अभिन्न अंग के रूप में देखता है। तो इस हिसाब से अब उसको तिब्बत को अलग करना उसका एक मकसद हमेशा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए जो जेनजी आंदोलन का आप बात किए तो शुरू में ये आंदोलन जो विद्यार्थी से उत्थान हुआ है तो एक स्वतःस्फूर्त का आंदोलन था, लेकिन इसके बाद में उस आंदोलन में जो घुसपैठ हुआ और एक तरह से आंदोलन को जो हाईजेक किया गया तो वो विदेश से यूँ कहिए कि अमेरिका और यूरोपियन समूह से परिचालित थे, ये स्पष्ट रूप में दिख रहा है। उसके बाद जो सरकार बना इसमें जो है बारबरा फाउंडेशन से जुड़े हुए और ये अमेरिकी यूथ काउंसिल से जुड़े हुए लोग वहाँ जो शामिल हुए और जा करके जो चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार में वहाँ शामिल हुए थे मंत्री लोग वहाँ छोड़ करके वही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में जो प्रवेश किए, इससे भी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पूरे पार्टी के ऊपर ही संदेह पैदा हुआ है।